वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी। और लास्ट क्लास के अंदर हमने इस लेसन का जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने जो स्टॉप किया था जहाँ पर वो था न्यूक्लियर फोर्स यानी कि नाभिकीय बल। उससे पहले हमने बंधन ऊर्जा पढ़ी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी थी, उसका ग्राफ देखा था, और न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था, और जो कि न्यूक्लियंस के बिटवीन लग रहा था, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बिटवीन। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो एक्टिवता, या जिसे हम रेडियो सक्रियता भी कहते हैं। तो हम देखते हैं इस टॉपिक को, क्या है ये टॉपिक, रेडियो एक्टिवता, या फिर हमें इसे रेडियो सक्रियता भी कह सकते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविता यानी कि रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम तो इसको देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। कोई भी हम जैसे तत्व लेते हैं, भारी तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव तत्व, जैसे थोरियम की बात करते हैं, यूरेनियम की बात करते हैं। तो जैसे ये 234 होता है इसका और 238 होता है, यानी कि थोरियम का एटॉमिक मास की बात करें 234 और यूरेनियम के एटॉमिक मास की बात करें तो 238 होता है। तो अब हम देखें इसको कि ये जो तत्व है ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो किसी रेडियो एक्टिव तत्व को यदि किसी खुले ओपनली एनवायरनमेंट के अंदर रख दिया जाए, यानी कि खुले वातावरण के अंदर रख दिया जाए, तो ये वातावरण के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो इनसे, इन तत्वों से क्या होता है कि ऊर्जा युक्त जो कण होते हैं वो निष्कासित होने लग जाते हैं। कि ये जो तत्व है, कोई भी तत्व की बात करते हैं हम, जैसे थोरियम है हमारे पास, कि थोरियम को यदि हमने वायुमंडल के अंदर रखा है तो क्या होगा, इससे उच्च ऊर्जा युक्त जो कण होंगे वो कण निष्कासित होने लग जाते हैं। और इससे जो कण निष्कासित हो रहे हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग रेडियो एक्टिवता, रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ध्यान देंगे कि रेडियो सक्रियता क्या हुई, रेडियो एक्टिविटी, कि कोई भी तत्व है रेडियो एक्टिव तत्व है, यानी कि एग्जांपल लेते हैं, थोरियम है या फिर यूरेनियम है। तो हमने थोरियम लिया, इसको वायुमंडल में रख देंगे तो इस तत्व से बच्चों क्या होगा कि जो ऊर्जा के कण हैं वो ऊर्जा के कण निष्कासित होने लगते हैं। तो इस तत्व से ऊर्जा के कण निष्कासित होते जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है वो रेडियो एक्टिवता यानी कि रेडियो सक्रियता कहलाती है, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। और ये जो तत्व होते हैं जिन पर ये प्रक्रिया हो रही है, तो इसी को हम लोग रेडियो एक्टिव तत्व यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता कहते हैं। अभी हमने क्या देखा, हमने एक लाइन बोली कि यहाँ पर देखा कि इनसे जो कण होते हैं वो ऊर्जा वाले निष्कासित होते रहते हैं, और ये हमेशा तो क्या निष्कासित होते रहेंगे। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ये तत्व स्टेबल नहीं हो जाता, स्थायी नहीं हो जाता, तब तक ये जो निष्कासन की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, कोई तत्व है उसको वायुमंडल में रखा तो वो ऊर्जा युक्त जो कण है वो निष्कासित करता है। क्यों निष्कासित कर रहा है और कब तक निष्कासित कर रहा है, जब तक वो तत्व स्थायी नहीं हो जाता, यानी कि तब तक इससे ऊर्जा युक्त कण निष्कासित होते रहेंगे जब तक ये जो तत्व है जिसको हमने वायुमंडल में रखा है, जिससे ऊर्जा युक्त कण निष्कासित हो रहे हैं, वो स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर लेता, वो स्थायी नहीं हो जाता, तब तक इससे ऊर्जा के जो कण है वो निष्कासित होते रहेंगे। यानी कि जो तत्व है, ये जो पदार्थ है, ये उच्च ऊर्जा युक्त कण निष्कासित करते रहते हैं। क्यों, ये सक्रिय होने के लिए, स्थायी होने के लिए। तो स्थायी होने के लिए, सक्रिय होने के लिए ऊर्जा युक्त कण निष्कासित करते हैं तत्व। इन तत्वों को हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं और इस गुण को रेडियो एक्टिवता या फिर रेडियो सक्रियता कहते हैं।
और इसकी जो खोज की थी सबसे पहले वो एक साइंटिस्ट था हेनरी बेकेरल, या हेनरी बेकेरल भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो हेनरी बेकेरल नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने रेडियो एक्टिवता यानी कि रेडियो सक्रियता की खोज की थी। और ये जो रेडियो एक्टिव तत्व होते क्या हैं कि जो भारी तत्व हैं इनको आपने एनवायरनमेंट के अंदर खुले वायुमंडल में रख दिया तो ये उच्च ऊर्जा युक्त कण निष्कासित करेंगे और तब तक निष्कासित करते रहेंगे जब तक ये स्थायी नहीं हो जाते, सक्रिय नहीं हो जाते। यानी कि जो कण है वो ऊर्जा निष्कासित करते रहते हैं। कोई तत्व सक्रिय होने के लिए अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा निष्कासित कर रहा है और तब तक करता रहेगा जब तक वो स्थायी नहीं हो जाता, सक्रिय नहीं हो जाता। इस गुण को रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता कहते हैं। और ऐसे जो तत्व होते हैं बच्चों वो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। और इसकी जो खोज करी थी सबसे पहले बच्चों वो किसने की थी? हेनरी बेकेरल नामक का साइंटिस्ट था, उसने रेडियो एक्टिवता की, रेडियो सक्रियता की खोज की थी। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो जो कि रदरफोर्ड सोडी का नियम है, जिसे हम रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिवता का नियम भी कहते हैं और इसे रदरफोर्ड सोडी का क्षयता का नियम भी कहते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट का नाम जो है रदरफोर्ड और सोडी। रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिवता का नियम, रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिवता या फिर क्षयता का नियम, रदरफोर्ड सोडी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो क्या है रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिविटी लॉ, उसके बारे में हम देखते हैं कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी कि कोई भी नाभिक है, नाभिक के अंदर समय के साथ में जो नाभिक है वो टूटता जा रहा है। तो नाभिक जो टूटता जा रहा है समय के सापेक्ष, तो नाभिक के जो विघटन की दर, नाभिक जो है प्रारंभिक नाभिकों की संख्या मान लेते, मान लिया कि n नाभिक है, t समय के सापेक्ष ये टूट रहे हैं तो dn/dt, यानी कि नाभिक का विघटन होता जा रहा है। तो नाभिकों की जो विघटन की दर है, यानी कि नाभिकों हुए बच्चों n, हम इसका समय के सापेक्ष विघटन, यानी कि समय के सापेक्ष नाभिकों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि नाभिक जो है टूटते जा रहे हैं, जो विघटन की प्रक्रिया हो रही है, विघटन मतलब टूटना, टूटते जा रहे हैं नाभिक। तो नाभिक के जो विघटन की दर है, यानी कि नाभिक कौन हुए बच्चों n, तो समय के सापेक्ष टूट रहे हैं, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अवकलन किया है n का t के रिस्पेक्ट में, तो dn/ बच्चों dt बनेगा। और ये क्या होता है? नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। तो नाभिकों की संख्या बच्चों n थी, तो हमने यहां पर क्या लगा दिया है? समानुपाती का निशान लगा दिया है, यानी कि dn/dt प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि नाभिकों के जो विघटन की दर है, जो नाभिक टूट रहे हैं, n न्यूक्लियस है वो टूट रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? वो न्यूक्लियस जो है उनके नंबर के क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि नाभिक के विघटन की दर जो है वो नाभिकों की संख्या के क्या होगी बच्चों? समानुपाती होती है। हमने समानुपाती का निशान हटाया तो -λn आ चुका है। लैम्डा बच्चों क्या होता है? यहाँ पर क्षय नियतांक होता है। क्या होता है बच्चों? क्षय नियतांक होता है। और यहां पर जो माइनस का साइन आ रहा है वो क्या चीज प्रदर्शित कर रहा है? कि जो ऋणात्मक साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, वो क्यों आया? क्योंकि जो नाभिकों जो टूट रहे हैं, विघटन की दर हो रही है, तो समय के सापेक्ष नाभिकों की संख्या में कमी आती जा रही है। नाभिक जो है वो घटते जा रहे हैं टूटते हुए, क्योंकि टूट रहे हैं तो उनकी संख्या में कमी आती जाएगी, घटते जाएंगे बड़े नाभिक। तो माइनस का चिन्ह जो है वो नाभिकों की संख्या के अंदर कमी को प्रदर्शित कर रहा है। और लैम्डा जो होगा बच्चों वो क्या होगा? क्षय नियतांक होगा। यहाँ पर जो है क्षयता का नियम पढ़ रहे हैं तो क्षय नियतांक है। आगे हम बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dn अपॉन, हम क्या करें? n को नीचे ले आए और dt को बच्चों इधर ले चुके हैं, तो ये बनता है dn/n इज इक्वल टू -λ dt।
तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको नीचे ले आए, dt कहाँ चला गया, इधर जा चुका है। आगे बच्चों हम देखेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे हम, सबसे पहले जब हम एक्सपेरिमेंट करने वाले थे ये कि नाभिक को तोड़ रहे थे, तो नाभिक जो विघटित हो रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, तो मान लिया सबसे पहले जब ये विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई, कोई भी नाभिक जो टूटना स्टार्ट नहीं हुआ है, टूटना प्रारंभ नहीं हुआ है बच्चों, तो प्रारंभ के अंदर नाभिकों की जो संख्या थी वो हमने मान ली है बच्चों कितनी होगी, n0, और उस समय कितना, 0, क्योंकि नाभिक अब टूटना ही स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो हम समय किस बात का लेंगे, समय 0 है अभी समय, क्योंकि अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, नाभिक टूटना प्रारंभ नहीं हुए, तो हम समय भी नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी नाभिक टूटना स्टार्ट नहीं हुए, तो समय किस बात का काउंट किया जाएगा। और प्रारंभ के अंदर n0 नाभिक थे और ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई, नाभिक टूटना प्रारंभ हुए, विघटित हो रहे हैं, और t समय के बाद नाभिक जो है शेष n रह चुके हैं। तो नाभिक प्रारंभ में n0 थे और t समय के बाद n रहे, तो n0 से n बच्चों इसकी क्या रहेगी, लिमिट रहेगी। और जो 0 था प्रारंभ में समय और t समय के अंदर ये प्रोसेस हुई, तो हमने, तो प्रारंभ में n0 नाभिक थे बच्चों, तो जो कि अभी स्टार्टिंग में n0 है, टूटना प्रारंभ नहीं हुए, तो समय भी नहीं लेंगे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, t समय हो गया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 2 वर्ष 5 वर्ष, जब तक भी आप ये नाभिक तोड़ रहे हो, प्रोसेस करवा रहे हो, तो हमने t समय तक ये प्रोसेस करवाई, और तब शेष नाभिक जो है वो n बच चुके हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल बात करें, अपने पास जैसे कोई एक 10 पेन है, हम उनको तोड़ते जा रहे हैं, पहले पेन 10 पूरे पेन पड़े, तोड़ा नहीं है, तो समय 0 लगा है, 1 पेन तोड़ा, 2 तोड़े, 3 तोड़े, 4 तोड़े, 5 6 पेन तोड़ दिए, शेष पेन कितने रहे बच्चों, 10 में से 6 को तो हम तोड़ चुके हैं, और इसमें समय लग गया मान लिया कि 5 मिनट का। तो प्रारंभ में 0 समय था और 5 मिनट, तो 0 से 5 लिमिट हुई, और प्रारंभ में जो थे वो कितने, जो हम बात करें पेन थे वो 10 थे, और कितने रह चुके हैं बच्चों, 6 टूट गए, तो कितने रह चुके हैं, 4। तो हम 10 से 4 लिमिट और 0 से 5 है। तो समझ में आई ये बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रारंभ में जो चीज थी, नाभिक थे, और शेष कितने बच चुके हैं टूटने के बाद, प्रारंभ में समय 0 था और टूटने में कितना समय लगा, वो हम इसकी लिमिट को पुट कर देंगे। तो dn/n को हम इंटीग्रेट करें बच्चों, तो ध्यान देंगे, इसको समाकलन करते हैं तो ये log n आएगा, और लिमिट बच्चों इसकी n0 से n रहती है, माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, dt को यदि हम इंटीग्रेट करें, समाकलन करें, तो बच्चों क्या आएगा, t आता है, और लिमिट जो है इसकी 0 से t रहेगी। आगे पहले अपर लिमिट पुट की जाती है, ऊपर वाली log n, और माइनस लगा के नीचे वाली, तो log n 0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट। तो पहले t माइनस लगा के हमने बच्चों 0 पुट किया। आगे हम देखें इसको, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, log m-n का फॉर्मूला होता है log m/n, हम माइनस के अंदर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को इस टाइप से हम इसको लिख पाएंगे, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, t बचेगा या t माइनस 0। तो ये फॉर्मूला आता है, माइनस के अंदर जब है लोग, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड में इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, आगे क्या होता है देखते हैं हम लोग जब इधर जाएगा तो e की पावर के अंदर सामने वाली वैल्यू चली जाती है कि, तो e की पावर माइनस लैम्डा t बन जाएगा। यहाँ पर लोग को इधर लेकर गए तो जो वैल्यू थी वो e की कहाँ चली जाएगी, पावर में, तो e की पावर में जाएगी, तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। आगे n0 को यदि हम उधर लेकर जाते हैं तो n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t आएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन 1 से n आ रहा है, n क्या था बच्चों, शेष बचे नाभिकों की संख्या। n0 क्या था, प्रारंभ के अंदर इतने नाभिक थे, n क्या थे, शेष बचे हुए नाभिक। तो जो शेष बचे हुए नाभिक आपने निकालने हैं, तो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन किसकी आई, शेष बचे नाभिकों की संख्या। जो इक्वेशन 1 है यहाँ पर, वो शेष नाभिक आ रहे हैं, शेष नाभिकों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम इसको देखेंगे कि रदरफोर्ड-सोडी नियम क्या था, कि जो परमाणु, जो नाभिकों के विघटन की दर होती है, कि नाभिक टूटते जा रहे हैं, क्यों टूटता है नाभिक, ये हम रेडियो एक्टिविटी में लास्ट टॉपिक में पढ़ा, रेडियो सक्रियता में। क्या था वो टॉपिक, आज का जो पहला टॉपिक रेडियो सक्रियता तो था कि नाभिक टूटता है। नाभिक बच्चों क्यों टूट रहा है, क्यों ऊर्जा निष्कासित कर रहा है, क्योंकि वो स्थायी होना चाहता है, सक्रिय होना चाहता है।
तो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, सक्रिय होने के लिए, एक्टिव होने के लिए नाभिक टूटते जा रहे हैं, ऊर्जा निष्कासित करते जा रहे हैं, ऊर्जा मुक्त करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो नाभिकों के विघटन की दर नाभिकों की संख्या की क्या होती है बच्चों, समानुपाती। समानुपाती है तो माइनस लैम्डा आया, लैम्डा बच्चों यहाँ पर क्षयनियतांक होगा, और माइनस बच्चों क्या हुआ, माइनस ऋणात्मक चिन्ह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लगातार जब नाभिक टूट रहा है तो नाभिकों की संख्या के अंदर बच्चों क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है, नाभिक टूटते जा रहे हैं। इसलिए आगे हम देखते हैं, इसको इंटीग्रेट करें कि प्रारंभ में N0 नाभिक थे, टूटना प्रारंभ नहीं हुए तो समय 0 होगा। जैसे ही नाभिक टूटते जा रहे T समय के बाद हम देखें तो N नाभिक शेष रह गए, बाकी सब के सब टूट चुके हैं। तो समाकलन करेंगे dn/n का, यानी कि 1/n का 1/n का dn के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन समाकलन log n होता है, और n0 से n बच्चों इसकी क्या रहेगी, लिमिट। माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, dt का समाकलन देखें तो बच्चों क्या होता है t, और लिमिट इसकी रहने वाली है 0 से t। पहले ऊपर वाली लिमिट log n, फिर माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट पुट करते हैं तो माइनस log n 0, माइनस लैम्डा ऊपर लिमिट माइनस लगा के 0 लोअर लिमिट आई, माइनस में तो डिवाइड में लिख लिया, माइनस लैम्डा टी बचेगा। log को उधर लेकर जाते हैं हम लोग तो जो संख्या होती है, जो नंबर होता है वो e के पावर में चला जाता है, तो e की पावर में चला गया। n0 को इधर ले गए तो n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी आएगा। इक्वेशन नंबर 1। n बच्चों क्या था, शेष नाभिकों की संख्या, n0 क्या थी बच्चों, प्रारंभिक नाभिकों की संख्या। तो ये हमने फाइंड की है। तो हम देखें तो विघटित हुए नाभिकों की यदि हमें संख्या ज्ञात करनी हो, ये तो थे n0 प्रारंभिक, n शेष बच चुके हैं, तो विघटित कितने हुए हैं। जैसे बात करें प्रारंभ में 10 थे, 6 टूट गए, तो 10 माइनस 6 यानी कि प्रारंभिक माइनस शेष नाभिक। तो प्रारंभिक नाभिक थे n0, और जो बच्चों शेष नाभिक हैं n, कि जैसे प्रारंभ में 10 थे, बाद में 6 बच गए, टूटे कितने, 4। हमें कैसे पता चला कि प्रारंभ में से जो शेष बचे हुए नाभिक को माइनस कर दो, प्रारंभ में 10 थे और शेष बच चुके हैं बच्चों 6, तो 10 माइनस 6 4 बच गए। तो n0 प्रारंभ में थे, n शेष बच गए, तो प्रारंभ में से शेष बचे हुए माइनस कर दिए जाएंगे। तो n0 माइनस n, बच्चों n की वैल्यू ये पढ़िए इक्वेशन नंबर 1 से, n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। तो n0 माइनस n की जो वैल्यू है, n0 कॉमन ले लिया, 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा t बचेगा। ये n0 माइनस n जो आ रहा है, ये जो है विघटित नाभिकों की संख्या है, टूटे हुए नाभिकों की संख्या है, भी इतने जो है वो टूट चुके हैं। तो प्रारंभ में n0 थे, n शेष बच गए, टूटे कितने, n0 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा t जो नाभिक है वो विघटित हो चुके हैं, इतने नाभिक जो है बच्चों वो टूट चुके हैं। फिर हम इसका ग्राफ देखते हैं किस प्रकार से समय के सापेक्ष जो इसका रेडियो एक्टिवता का यदि हम ग्राफ देखें n का, नाभिकों की संख्या का, तो n जो है वो t के साथ में देखें तो कुछ व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। तो इस प्रकार से यानी कि समय जब बढ़ता जा रहा है तो समय के सापेक्ष लगातार नाभिकों की संख्या में बच्चों क्या आती जा रही है, कमी। तो इसलिए ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बनेगा कि t बढ़ता जा रहा है तो n में कमी, जब n बढ़ेगी तो t में कमी। यानी कि जैसे जैसे, क्योंकि हमें भी पता है कि पहले 2 मिनट के अंदर मान लिया कि कोई एक नाभिक टूटा, फिर 10 मिनट में 2-4 और टूट जाएंगे, फिर 20 मिनट में 1-2 और टूट जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे ही समय बढ़ता जाएगा, तो समय बढ़ता जा रहा है, तो जितने लंबे समय तक हम ये प्रोसेस करवा रहे हैं, विघटन की प्रोसेस जितने लंबे टाइम के लिए, जितने लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगी, उतने ही तो नाभिक ज़्यादा टूटेंगे। तो जैसे जैसे बच्चों समय बढ़ता जा रहा है, लॉन्ग टाइम तक ये प्रोसेस करवाते जाएंगे, तो उतने ही ज़्यादा नाभिक टूटते जाएंगे। तो शेष नाभिकों की जो संख्या है वो यानी कि उसमें क्या आती जाएगी बच्चों, कमी आती जाएगी। तो इस प्रकार से n शेष नाभिक थे, तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा कि पहले मान के चलो आधे घंटे तक 10 थे, 2 टूट गए तो 8 बचे, आगे वाले आधे घंटे में 2 और टूट गए तो कितने बच गए बच्चों, 6 बच गए, आगे वाले 2 और टूट गए तो बच्चों 4 बच गए। तो लगातार समय जैसे जैसे आधा घंटा बढ़ाते जा रही तो संख्या में कमी आती जा रही थी, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जितने लंबे समय के लिए बच्चों ये प्रोसेस चलती जाएगी बेटा, तो वैसे ही जो शेष नाभिक हैं वो कम होते जाएंगे, क्योंकि बाकी नाभिक टूटते जा रहे हैं, तो शेष नाभिकों की संख्या में कमी आती जाएगी। तो इसलिए ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक ये प्रोसेस चलती जाएगी,
तो जो शेष नाभिक होंगे बच्चों, उनकी संख्या में कंटिन्यू क्या आती जाएगी, कमी। तो शेष नाभिक समय के सापेक्ष घटते जा रहे हैं, लगातार कम होते चले जा रहे हैं। तो ये जो था रदरफोर्ड सोडी का, यानी कि रदरफोर्ड सोडी का जो रेडियो एक्टिवता का नियम था, क्षयता का नियम था, जो कि हमने इस प्रकार से इसको देखा है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये एग्जाम के लिए, तो हम इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये बहुत बार पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इस लेसन का, ये मेन टॉपिक है। तो N0 प्रारंभिक नाभिक हैं और N जो है वो शेष नाभिक हैं, और ये प्रारंभिक में से शेष को माइनस किया तो जो टूटे हुए नाभिक है वो हमने इस प्रकार से ज्ञात कर लिए हैं। और समय के सापेक्ष जितने लंबे समय तक प्रोसेस चलती जाएगी बच्चों, उतने लगातार नाभिक टूटते जाएंगे और शेष नाभिकों की संख्या में बेटा कमी आती जाएगी। N शेष नाभिक थी जो समय था। तो ये इस प्रकार से हमने रदरफोर्ड सोडी का या क्षयता का नियम को एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि है क्षयांक, जिसे हम क्षय नियतांक यहाँ पर जो लिया था हम लोगों ने बच्चों, क्षय नियतांक यानी कि क्षयांक, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो क्षयांक बच्चों क्या होता है। तो देखेंगे कि प्रति परमाणु नाभिकों के विघटन की जो दर होती है उसे क्षयांक यानी कि क्षय नियतांक कहते हैं। तो प्रति परमाणु, एक परमाणु यानी कि एक परमाणु के पीछे जितने नाभिक विघटित हो जाएंगे, प्रति परमाणु जितने भी नाभिक टूट जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षयांक, क्षय नियतांक कहते हैं। हमने पढ़ा बच्चों dN/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n था, बट हम इसका मोड ले लें तो परिमाण की बात हो जाएगी लैम्डा n की। बच्चों हम बात कर रहे हैं लैम्डा की, लैम्डा ज्ञात करना है तो dN/dt/n आ जाएगा। n यहाँ पर क्या थे बच्चों, शेष नाभिकों की संख्या थी, dN/dt थी विघटित नाभिकों की संख्या, यानी कि प्रति परमाणु जो नाभिकों के विघटन की जो दर आ रही है, जितने नाभिक विघटित होते जा रहे हैं, रेडियो एक्टिव नाभिक विघटित हो रहे हैं, उसे ही हम लोग बच्चों क्या बोल रहे हैं, क्षयांक या फिर क्षय नियतांक कहते हैं। n था जो नाभिकों की संख्या जो है शेष, dN/dt विघटित नाभिकों की संख्या है, ठीक है। प्रति परमाणु जो है, प्रति नाभिक है, जितने भी रेडियो एक्टिव नाभिक विघटित हो चुके हैं उनकी जो, इसे को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षयांक या फिर क्षय नियतांक कहते हैं। इसकी यूनिट की बात करें मात्रक की, तो वो बच्चों सेकंड इनवर्स होता है, t-1 इसकी वीमा हो जाएगी। डायमेंशन की बात करें इसकी वीमा की तो t-1 हुई, और हम बात करें इसकी मात्रक की तो जो कि बच्चों क्या रहेगा, सेकंड इनवर्स इसका मात्रक होता है, t-1 इसकी वीमा, डायमेंशन यूनिट सेकंड इनवर्स। तो ये जो है बच्चों क्या रहेगा, क्षय नियतांक होता है, यानी कि क्षयांक होता है। जो प्रति जो नाभिक है, प्रति परमाणु है, जो विघटित नाभिकों की जो दर आ रही है, जो संख्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षयांक या फिर क्या कहते हैं, क्षय नियतांक कहते हैं। जो कि लैम्डा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, रदरफोर्ड सोडी नियम से आया था। हम लोग मैग्नीट्यूड लें तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें तो n/, में आ चुका है। तो ये जो है इसका क्षय नियतांक यानी कि क्षय नियतांक हो सकता है। तो ये अभी हमने देखा है इसको रदरफोर्ड सोडी नियम से, जो एक कांस्टेंट था, जो कि क्या था बच्चों, क्षय नियतांक था। तो ये जो हमने देखा, सक्रियता को देखा है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, फिर हमने रदरफोर्ड सोडी लॉ देखा है जो कि क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। फिर हमने देखा क्षय नियतांक की बात करें यानी कि क्षयांक, तो प्रति जो परमाणु है नाभिकों के जो रेडियो एक्टिव नाभिक हैं उनकी जो विघटन की दर होती है, तो dN/dt उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षयांक यानी कि क्षय नियतांक कहते हैं।